नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में इस वर्ष मई में कुल 19,50,000 सदस्य शामिल हुए। केरल के मालापुरम जिले में 14 वर्षीय किशोर में निपाह वायरस की पुष्टि हुई। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार आज विश्वास मत प्राप्त करने का प्रयास करेगी। और महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज श्रीलंका के दाम्बुला में भारत का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व विरासत समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे और गणमान्य अतिथियों को संबोधित करेंगे। भारत पहली बार विश्व विरासत समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। विश्व विरासत समिति के वर्ष में एक बार बैठक होती है और ये विश्व विरासत से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करने के साथ ही विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेती है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारतीय संस्कृति को दर्शाने के लिए भारत मंडपम में कई प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। रिटर्न ऑफ ट्रेजरर्स प्रदर्शनी में देश में वापस लाई गई कुछ कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। अब तक 350 कलाकृतियां वापस लाई गई हैं। वहीं अतुल्य भारत प्रदर्शनी में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन सभ्यता, भौगोलिक विविधता, पर्यटन स्थल तथा सूचना प्रौद्योगिकी और अवसंरचना के क्षेत्र में आधुनिक विकास को प्रस्तुत किया जाएगा। विश्व विरासत समिति की बैठक के अलावा विश्व विरासत युवा पेशेवर मंच और विश्व विरासत स्थल प्रबंधक मंच का भी आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली से आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत के विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी करना हर्ष का विषय है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे आज शाम होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि यह देश की विरासत के संरक्षण के लिए विचारों के आदान प्रदान का बेहद महत्वपूर्ण मंच है। सरकार ने संसद के आगामी सत्र को देखते हुए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। एक रिपोर्ट। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस बजट सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि इस बार का बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय बजट 2024-25। आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2024-25 पर होगा विस्तृत विश्लेषण। सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक 23 जुलाई मंगलवार सुबह 9 से रात 10 बजे तक 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड पर। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों की संख्या में इस वर्ष मई के महीने में 19,50,000 की वृद्धि हुई है। ये वर्ष 2018 में पहला पेरोल डेटा जारी होने के बाद से किसी एक महीने में हुई सर्वाधिक वृद्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस वर्ष मई में लगभग 9,85,000 सदस्य संगठन से जुड़े और इस वर्ष अप्रैल से नए सदस्यों की संख्या में 10.96% की वृद्धि हुई। समझा जाता है कि ये वृद्धि रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, कर्मचारी के लाभों के प्रति बढ़ती जागरूकता और संगठन के आउटरीच कार्यक्रमों के कारण हुई है। इस दौरान लगभग 14 लाख सदस्यों ने संगठन की सदस्यता दोबारा ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
सावधान, आपका डर ही साइबर अपराधियों की ताकत है। 2 घंटे में फोन बंद, शाम तक बिजली गुल, आपके पार्सल में अवैध सामान, सगे संबंधी खतरे में या बीमार या गिरफ्तार, नकली पुलिस सीबीआई या कस्टम अधिकारी की धमकी, इन सब से बिल्कुल ना घबराएं। साइबर अपराधियों से सावधान रहें। शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को। गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरल के मल्लापुरम जिले में एक 14 वर्षीय किशोर में निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया कि राष्ट्रीय विषाणु संस्थान पुणे ने जांच में इसकी पुष्टि की है। केरल की 2 प्रयोगशालाओं में भी इसकी पुष्टि पहले ही हो चुकी है। संक्रमित किशोर का कोझिकोड में इलाज चल रहा है। सुश्री जॉर्ज ने बताया कि निपाह संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए राज्य पूरी तरह तैयार है और हर संभव सावधानियां बरती जा रही हैं। मल्लापुरम जिले में एक नियंत्रण कक्ष की भी शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के बहुत कम मामले संक्रामक तत्वों के कारण हुए हैं। ये संक्रमण वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट से फैलता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक अतुल गोयल ने गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चांदीपुरा वायरस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम मामलों की समीक्षा करते हुए ये बात कही। बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने गुजरात में संक्रमण से जुड़े मामलों के व्यापक अध्ययन की आवश्यकता पर भी बल दिया। नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार आज विश्वास मत प्राप्त करने का प्रयास करेगी। नेपाल में नवनियुक्त प्रधानमंत्री को 30 दिन के भीतर विश्वास मत प्राप्त करना होता है। श्री ओली को चौथी बार सोमवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। श्री ओली नेपाल के सबसे बड़े साम्यवादी दल CPN-UML के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में इक्विटी और ऋण में लगभग 44,344 करोड़ रुपए का निवेश किया है। सबसे अधिक निवेश ऑटो, पूंजीगत वस्तु, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार तथा तेल और गैस क्षेत्रों में हुआ है। समझा जाता है कि निवेश में ये उछाल बाजार के प्रति सकारात्मक भावनाओं और सुधार जारी रखने के प्रति स्थिर सरकार के आश्वासन के कारण आया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 व्यक्ति राजस्थान के भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। सूत्रों के अनुसार ये दोनों आरोपी 5 मई को आयोजित परीक्षा के दिन झारखंड के हजारीबाग में मौजूद थे। गिरफ्तार किया गया तीसरा व्यक्ति पेपर लीक सरगना को हर तरह की सहायता उपलब्ध करा रहा था। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसा भड़कने के बाद लगभग 778 छात्र भारत लौट आए हैं। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने इन छात्रों की सुरक्षित वापसी में सहायता की। भारत के कई राज्यों के ये छात्र बांग्लादेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे थे। पड़ोसी देश में कुछ सप्ताह पहले शुरू हुई झड़पों में अब तक कम से कम 104 लोग मारे गए हैं और 2500 से अधिक घायल हो गए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग भारतीय नागरिकों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के निरंतर संपर्क में है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मराठवाड़ा, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और तेलंगाना में आज भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली में आज हल्की वर्षा हो सकती है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बुधवार तक तेज वर्षा और दिल्ली में आज हल्की वर्षा की संभावना है।
आज गुरु पूर्णिमा है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन आध्यात्मिक गुरुओं और आचार्यों को समर्पित होता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। भगवान बुद्ध ने समबोधि प्राप्त होने पर बोधगया से सारनाथ की यात्रा की थी और आज ही के दिन अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। इसलिए भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए भी आज का दिन कृतज्ञता ज्ञापन का होता है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जया भारती। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज श्रीलंका के दाम्बुला स्टेडियम में भारत का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। मेजबान श्रीलंका ने कल बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। इस बीच पोलैंड की राजधानी वार्सा में चल रही ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किरण पहल ने महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण जीत लिया है। उन्होंने ये दौड़ 23.33 सेकेंड में पूरी की और ये इस वर्ष किसी भी भारतीय का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उधर पुरुषों की 400 मीटर स्पर्धा में राजेश रमेश ने स्वर्ण जीत लिया है। वहीं स्वीडिश ओपन टेनिस का फाइनल आज स्पेन के राफेल नडाल और पुर्तगाल के नूनो बोक्स के बीच स्वीडन के बस्तार्ड में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले नडाल ने कल क्रोएशिया के डुवे अयुकोविच को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बोक्स ने अर्जेंटीना के थियागो एगस्टीन तेरांटे को हराकर पुरुष एकल के फाइनल में जगह बनाई है। तेलंगाना सरकार का श्री दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार इस वर्ष जाने माने लेखक और कवि जुकांति जगन्नाथम को प्रदान किया जाएगा। श्री जगन्नाथम को पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की नकद राशि और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए 3113 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। इनमें से 1153 तीर्थयात्री आज तड़के बालतल आधार शिविर और 1960 यात्री पहलगाम आधार शिविर के लिए रवाना हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए, क्या आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम का इंतजार तो नहीं कर रहे? सही और ईमानदारी से दी हुई जानकारी से फाइल की गई इनकम टैक्स रिटर्न्स के रिफंड क्लेम्स 1 महीने के भीतर ही जारी कर दिए जाते हैं। इसके रेगुलर अपडेट्स के लिए आप ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके और अपने डैशबोर्ड पर आप अपने रिटर्न का प्रोसेसिंग स्टेटस और पेंडिंग एक्शन चेक कर सकते हैं। परंतु गलत TDS, झूठे खर्चे और कम आमदनी दिखाकर हाई रिस्क रिफंड्स क्लेम करने से रिफंड हो जाता है डीले, क्योंकि हर ई फाइल हुई रिटर्न की होती है गहन जांच और जानकारी में त्रुटियां पाए जाने पर CBC ITR से रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की सूचना दी जाती है। 10 दिन के भीतर 2 रिमाइंडर्स मिलने के बावजूद रिवाइज्ड रिटर्न फाइल न करने पर रिटर्न प्रोसेसिंग में होती है देरी। तो फिर देरी से बचने के लिए ईमानदारी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दें जानकारी। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद चंद्रिका। एनटीए नीट यूजी के केंद्रवार परीक्षा परिणाम जारी करने को अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका और जनसत्ता ने बड़ी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, विवादित केंद्रों से कोई टॉपर नहीं। राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून और दैनिक भास्कर की खबर है, यूपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। हरिभूमि ने लिखा है, 2029 तक था कार्यकाल, निजी कारणों का हवाला, मंजूरी का इंतजार। बांग्लादेश में हिंसा और भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी तथा भारतीय उच्चायोग से मिली सहायता का जिक्र भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। संसद के कल से शुरू हो रहे सत्र की भी अखबारों ने चर्चा की है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, स्पीकर के बाद अध्यक्ष ने भी